अब हम बात करते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन की, और इन शॉर्ट वी कॉल दिस NBA। नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में हम सबने सुना ही है, लाइक इट्स अ वेरी पॉपुलर मूवमेंट एंड वी ऑल हैव अ लिटिल बिट ऑफ tidbit knowledge about this movement, but today we are going to be studying this in details. Okay, so let's look at the basics. ये 1988 से 89 में ये मूवमेंट हुआ था। कहाँ हुआ था? दिस मूवमेंट was it went on across states of मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। बेसिकली ये 3 स्टेट्स में इसलिए था बिकॉज द रिवर नर्मदा फ्लोज अक्रॉस दीज स्टेट्स, और इस रिवर के ऊपर जो है मल्टीपर्पज डैम्स बनने वाले थे। देयर वाज अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, राइट? तो दैट प्रोजेक्ट, द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, ये तीनों स्टेट्स में होने वाला था। इट हैड टू बी अक्रॉस 3 स्टेट्स एंड जो लीडर थी इस मूवमेंट की, हर नेम वाज मेधा पाटकर, राइट? सो मेधा पाटकर वाज द लीडर ऑफ द मूवमेंट एंड द पर्पस वाज सेव नर्मदा, अपोज द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। तो गवर्नमेंट ने जो था वो डिसाइड किया था कि हम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाएंगे, वी विल कंस्ट्रक्ट डैम्स ओवर द रिवर इन तीनों स्टेट्स में। और यही चीज जो है इस मूवमेंट का मेन एजेंडा था। लोग इस कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स को क्यों अपोज कर रहे थे? क्योंकि जब एक डैम का जब डैम्स की कंस्ट्रक्शन होती है तो उसमें बहुत सारी और भी चीजें इन्वॉल्व होती है। लाइक जो लोग वहां पे रह रहे हैं उनको डिस्प्लेस करना पड़ेगा, और फिर वहां पे ह्यूज कंस्ट्रक्शन वर्क चलेगा। इकोलॉजी जो है वो बहुत ज्यादा डिप्लीट हो जाएगी, और फिर मरीन रिसोर्सेज की बात आती है, वो खत्म हो जाएंगे। बहुत सारे छोटे बड़े इश्यूज थे and it all led to people opposing the Narmada the dam construction project. Initially लोगों के डिमांड ये थे कि जिन लोगों को तुम वहां से हटा रहे हो डैम्स बनाने के लिए, जिन लोगों का तुम रिप्लेस कर रहे हो, उन्हें प्रॉपर रिहैबिलिटेशन मिलना चाहिए। गवर्नमेंट को उन्हें रहने की जगह देनी चाहिए, जो प्रॉपर रहने की जगह हो, है ना? और गवर्नमेंट को, सिंस वो उन्हें उनके सोर्स ऑफ लाइवलीहुड से भी डिप्राइव कर रहे हैं, जो वो काम करते थे अब वो भी नहीं कर पाएंगे, सिंस वो उसी जगह में रह के करते थे। अब गवर्नमेंट को उन्हें प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम का भी फैसिलिटी देना चाहिए। सो ये थी नर्मदा बचाओ आंदोलन की इनिशियल डिमांड्स। बट जब बट कंस्ट्रक्शन होने की वजह से जो सारे इफेक्ट्स है, जब उन्हें कंसिडर किया गया और जब वो एक एक करके सामने आते गए, तो लोगों ने रिहैबिलिटेशन से अपना गोल जो है वो शिफ्ट कर लिया कि नहीं, हम डैम की कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट है, हम ये डैम बनाने ही नहीं देंगे, क्योंकि इट हैज टू ह्यूज सोशल कॉस्ट। इसकी जो सोशल कॉस्ट है, इसकी जो इम्प्लीकेशंस है वो बहुत ज्यादा है, और उसमें सिर्फ रिहैबिलिटेशन कराने से कुछ नहीं होगा। हम इस पूरे कंस्ट्रक्शन के ही अगेंस्ट है, राइट? So let us look at the project details once before we discuss the implications of the dam. First of all, it was supposed to be a multi-purpose project जिसमें 30 big, 135 मीडियम और 3000 स्मॉल डैम्स की कंस्ट्रक्शन होनी थी। मतलब एग्जैक्टली इतने सारे डैम्स बनने वाले थे इन तीनों स्टेट्स में जोड़ के, जिसमें the huge size dams would be 30, medium would be 135, and there would be 3000 small dams. Just imagine the number. Then the biggest and the most important of these dams would be the Narmada Sagar project, जो मध्य प्रदेश के स्टेट में पड़ने वाला था, और सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। these are within these only, but anyway these are the most important ones. सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो है, it was supposed to be in Gujarat, right?
सो ये है प्रोजेक्ट डिटेल्स एंड अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। और इन डैम्स की जो बेनिफिट थी, दे गो समहाउ लाइक दिस। लाइक अगर गवर्नमेंट डैम्स की कंस्ट्रक्शन कर रही है तो ऑब्वियसली इतना सब कुछ, जब इतनी सारी जब नेगेटिव इफेक्ट्स है तो दे हैड टू बी ओवरवेलमिंग पॉजिटिव इफेक्ट्स कि गवर्नमेंट इस प्रोसीजर को फिर भी कैरी आउट कर रही है। सो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट these would be the benefits of the construction of dams. First of all, there would be availability of water. पानी जो है वो अवेलेबल होगा बहुत ज्यादा फॉर ड्रिंकिंग एज वेल एज इरिगेशन। अब पानी की अवेलेबिलिटी जो है, इट इज अ वेरी लुक्रेटिव, इट्स लाइक लोग चाहेंगे कि हाँ अगर इरिगेशन के लिए पानी मिल रहा है, अगर पीने के लिए साफ पानी मिल रहा है डैम्स की कंस्ट्रक्शन की वजह से, तो ऑब्वियसली लोग चाहेंगे कि ये डैम की कंस्ट्रक्शन हो। देन देयर वाज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ दिस एंड दैट इज द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है, जब पानी फ्लो करता है इनमें से, व्हेन द वाटर इज फ्लडिंग द डैम, तो इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस करने की बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल होती है, राइट। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो डैम्स के थ्रू प्रोड्यूस की जा सकती है और इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में बहुत हेल्प होती, तो लोगों को बिजली की प्रॉब्लम नहीं होती। दिस वाज अनदर बेनिफिट of the construction of the dams. Then there's availability of water, there's generation of electricity. इन डैम्स की कंस्ट्रक्शन की वजह से एक और चीज जो होगी वो है इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। सिंस पानी ज्यादा रहेगा, अब इरिगेशन के लिए पानी रहेगा, राइट। सो जब इरिगेशन होगी तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चरल आउटपुट जो है वो बढ़ेगी, बिकॉज इरिगेशन हेल्प्स अ लॉट इन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो ये प्रोड्यूस की जो क्वांटिटी होती है वो भी बढ़ेगी। दैट वाज अनदर इंपॉर्टेंट benefit of the construction of dam. The fourth thing is, and the last thing is, flood and drought control measures. अगर डैम्स हैं तो वो फ्लड की जो नेचुरल फिनोमिना है, जब बहुत ज्यादा बारिश होती है और फ्लड की वजह से विलेजेस तबाह हो जाती है, तो जब डैम्स बनेंगी तो ये फ्लड को रोकने में बहुत ज्यादा यूजफुल होगी, राइट। देयर विल बी these dams will be able to resist the floods। और जब ड्रॉट की प्रॉब्लम आएगी, जब पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होती है ड्रॉट में, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। बिकॉज ऑफ द डैम्स देयर विल बी मोर वाटर अवेलेबल नाउ इन दीज एरियाज, और इवन जब ड्रॉट आएगी वी कैन यूज दीज वाटर्स फ्रॉम द डैम्स। हाउएवर द एनबीए वाज ओपोजिंग दिस। इतने सारे इसके बेनिफिट्स हैं, फिर भी जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है वो इस मूवमेंट को ओपोज कर रहा था। वाई इज द एनबीए ओपोजिंग इट? ऑब्वियसली जो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स है उससे इसके नेगेटिव इफेक्ट्स बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दैट इज वाई द एनबीए वाज ओपोजिंग दिस मूवमेंट। एनबीए का जो ओपोजिशन था वो सबसे ज्यादा इस प्रोजेक्ट पे था, द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, जो गुजरात में होने वाला था। बट इस पूरे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में, इस पूरे कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स के अगेंस्ट था एनबीए फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, राइट।
So we are going to be looking at the reasons why the NDA was opposing the construction of dams and the issues that were raised in this movement. The first is the Narmada Bachao Andolan questioned the nature of development projects that took place in the country. मतलब जो हमारे कंट्री में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इनिशिएट हो रहे थे, जैसे कि ये सारी प्रोजेक्ट, जैसे ये मल्टीपर्पज डैम्स का कंस्ट्रक्शन, ऐसी चीजों में गवर्नमेंट इज द डिसीजन मेकर, राइट? सो द एनडीए क्वेश्चन कि किस बेसिस पे ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इनिशिएट किए जाते हैं, बिकॉज अ प्रोजेक्ट विच हैज सच ह्यूज सोशल कॉस्ट should not be initiated unless उसके social cost जो है उनको consider करके उनके लिए proper solutions भी मिले, तभी वो development project initiate किया जाए. नहीं तो what is the point of a project, starting a project which will harm so many people and have so many ill effects. So the NDA raised questions about the nature of development projects that were taking place in the country. Then the NDA asked कि public interest जो है डेमोक्रेसी में उसका एग्जैक्टली क्या मीनिंग और क्या सिग्निफिकेंस है. मतलब डेमोक्रेसी इज अ पीपल्स फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट? यहाँ पे लोगों के हाथ में पावर होता है, लोगों के पास डिसीजंस लेने का पावर होता है. तो पब्लिक इंटरेस्ट जो होता है, जो देश के नॉर्मल लोग हैं, जो जनरल पब्लिक है, उनके बारे में सोच के गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, राइट? Because democracy is all about the people in a country. So जब एक ऐसा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तुम इनिशिएट कर रहे हो जिसमें लोगों को इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है, जो लोग वहां पे रह रहे हैं उन्हें अपना घर परिवार सब छोड़ के लाइक दे विल हैव टू लीव देयर लैंड एंड देयर लाइवलीहुड, और वो छोड़ के कहीं और सेटल होना पड़ेगा विथ नो सर्टेनिटी कि उन्हें इसके बाद क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या मिलेंगी. तो पब्लिक इंटरेस्ट डेमोक्रेसी में उसकी एग्जैक्टली क्या मीनिंग है और क्या सिग्निफिकेंस है, ये मुद्दा था नर्मदा बचाओ आंदोलन का. ये क्वेश्चन उन्होंने रेज किया था कि डेमोक्रेसी में जो हम कहते हैं कि लोगों के हाथ में इतना पावर है और पब्लिक इंटरेस्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्या मतलब है उस पब्लिक इंटरेस्ट का, उसके मायने क्या है जब इतना ज्यादा लोगों को ही सफर करना पड़ रहा है, राइट? देन the NDA wanted कि there should be a cost benefit analysis of the project. Cost benefit analysis क्या है? मतलब तुम्हें पता है कि ठीक है तुम्हारे बेनिफिट्स क्या है, तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि तुम्हारे इस प्रोजेक्ट के लिए कॉस्ट क्या क्या है. मतलब the things that you're having to pay because of this project. तुम अपने कॉस्ट को इंक्लूड करो, तुम अपने बेनिफिट्स को देखो और तुम दोनों को कंपेयर करो. जो तुम दे रहे हो इज इट वर्थ इट, क्या तुम्हें उतना ही वापस मिल रहा है? यू नो इन टर्म्स ऑफ दीज डेवलपमेंट टर्म्स तुम्हें पता है कि बेनिफिट्स क्या क्या है, बट तुम कॉस्ट भी तो देखो ना. व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर पेइंग फॉर दिस प्रोजेक्ट. सो द एनबीए सेड कि इस कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना चाहिए, बिकॉज द प्रोजेक्ट शुड बी वर्थ इट. जितना उसकी कॉस्टिंग है उससे ज्यादा बेनिफिट होना चाहिए. एंड द कॉस्ट इज नॉट इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी कॉस्ट, देयर शुड बी अ कंसिडरेशन ऑफ सोशल कॉस्ट, राइट? जो लोगों को पे करना पड़ता है, जो नॉर्मल लोगों को सफर करना पड़ता है ये कॉस्ट.
दिस शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इन द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। मतलब जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो रही है, जो ये मल्टीपर्पज डैम्स बन रही है, इसमें जितने लोगों को भी रिहैबिलिटेट करना पड़ेगा और उनकी जो सोर्स ऑफ लाइक द सोशल कॉस्ट इंक्लूड्स rehabilitation of people, and then there is the question about सोर्स ऑफ इनकम। क्वेश्चन ये आता है कि इन लोगों को तुम हटा तो रहे हो वहां से, अब ये रहेंगे कहाँ पे और ये काम क्या करेंगे। समटाइम्स द गवर्नमेंट प्रोमिसेस कि ओके फाइन हम रिहैबिलिटेशन कराएंगे इन लोगों का, बट दैट रिहैबिलिटेशन डज नॉट ऑलवेज टेक प्लेस। गवर्नमेंट fails to rehabilitate these people properly in proper living conditions, और सोर्स ऑफ इनकम इनका बहुत अनसर्टेन रहता है, क्योंकि एक बार तुमने उन लोगों को हटा दिया, उसके बाद इनकी इनकम अर्निंग कहाँ से होगी, दैट थिंग इज अ वेरी अनसर्टेन मैटर, राइट। सो दीज सोशल कॉस्ट शुड बी टेकन इन कंसिडरेशन इन द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। द फोर्थ पॉइंट ऑफ द एनबीए इज इकोलॉजिकल डिप्लीशन। मतलब जिस जगह में तुम मल्टीपर्पज डैम बना रहे हो, उस जगह की पूरी इकोलॉजी बर्बाद हो जाएगी, जो वहां का वेजिटेशन है वो पूरा सबमर्ज कर जाएगा इन द डैम्स। प्लस जो रिवर में जो मरीन लाइफ है, जो एक्वेटिक लाइफ है, वो पूरा खत्म हो जाएगा बिकॉज ऑफ द सैलिनेशन ऑफ द वाटर। बिकॉज जब एक डैम बन रहा है तो वो पूरा मरीन लाइफ खत्म हो जाएगी। सो देयर इज द इकोलॉजिकल डिप्लीशन दैट्स टेकिंग प्लेस। देन द मेन क्वेश्चन ऑफ द एनबीए वाज, इतना सब कुछ जब हो रहा है, दीज आर द बेनिफिट्स जो लोगों को मिलेगा, बट दीज आर द कॉस्ट जो हमें इनकर करने पड़ेंगे, राइट। एंड लोगों को हटना पड़ेगा उस जगह से, जो लोग हट रहे हैं, पीपल हु आर बीइंग रिहैबिलिटेटेड, उन्हें क्या फायदा हो रहा है, वो सैक्रिफाइस तो कर रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पे, बट उन्हें फायदा क्या मिल रहा है, उनको वापस मिल क्या रहा है। सो द एनबीए अरोज द क्वेश्चन कि एक इकोनॉमी में डेवलपमेंट के लिए कुछ लोग सैक्रिफाइस क्यों करेंगे और कुछ और लोगों के बेनिफिट के लिए क्यों करेंगे, क्योंकि जो लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं उन्हें तो कुछ नहीं मिल रहा है, उनको बस सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है कंट्री के डेवलपमेंट के नाम पे, बट उन्हें मिल कुछ नहीं रहा है। Why should it be like this कि जो लोग सैक्रिफाइस करें उन्हें ही कुछ नहीं मिल रहा है। So the NBA was at first talking about rehabilitation, but then after analyzing the entire situation, after considering कि क्या-क्या इसके negative effects है, the NBA completely opposed the construction of dams in the नर्मदा बचाओ आंदोलन।